HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बेस पे सर्टेन क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इज नोन एज। ये है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया है कि किस तरह से ग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन में कन्वर्ट होता है, बेंजीन जो है नाइट्रोबेंजीन में, और टॉल्यून जो है TNT में कन्वर्ट होता है। और वहाँ पे इक्वेशन क्या था वो भी हम लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये देखिए यहाँ पे HONO2 प्लस HHSO4, ये देखिए ये हो गया प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये 2 टाइम्स हम लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमें मिलता है NO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HSO4 माइनस एंड प्लस मिलता है यहाँ पे H3O प्लस। देखिए 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, ये 2 टाइम्स है, ये बैलेंस हो गया, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। इधर भी हाइड्रोजन देखिए 2 एंड ये देखिए 2 × 2 4 एंड 1 5 है, तो 3 एंड 2 5, इस तरह से बैलेंस है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में हमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस मिलता है। तो हमारा आंसर नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर? नाइट्रेटिंग। ठीक है। अभी देखिए सल्फोनेटिंग मिक्सचर में तो हम H2SO4 लेते हैं, और फ्यूजन मिक्सचर में जो है K2CO3 Na2CO3 लेते हैं। तो हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, आयरन इज रेंडर्ड पैसिव इन। आपको मालूम है कि आयरन हुआ, क्रोमियम हुआ, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जब कंसंट्रेटेड HNO3 हम यूज करते हैं तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाता है। अब जैसे देखिए एल्यूमिनियम एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो इनर्ट कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। उसी तरह से आयरन के केस में भी ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर इट बिकम्स पैसिव। नॉट ओनली आयरन, क्रोमियम भी, Mn भी हम उसमें लेते हैं। तो यहाँ पे आयरन रेंडर्ड पैसिव, तो आपका आंसर है कंसंट्रेटेड HNO3, ऑक्साइड लेयर बन गया। थर्ड क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड बाय ओस्वाल्ड्स प्रोसेस। अब थर्ड के लिए हम एक पॉइंट देखेंगे। जब हम ओस्वाल्ड्स प्रोसेस लेते हैं तो याद कीजिए इक्वेशन ये है NH3 प्लस O2, और यहाँ से मिलता है NO प्लस H2O, 4 नाइट्रोजन, ये 5, और यहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है वो होता है प्लैटिनम। तो यहाँ पे देखिए निकल हम लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, प्लैटिनम हम लेते हैं ओस्वाल्ड्स प्रोसेस में भी और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी, आयरन जो हम लेते हैं हैबस प्रोसेस में, और V2O5 लेते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो हमारा आंसर जो है ये प्लैटिनम हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, निकल इन हाइड्रोजनेशन। भाई ये एग्जाम्पल भी हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये कहाँ यूज होते हैं। तो प्लैटिनम जो है एक तो हो गया ओस्वाल्ड्स में, और दूसरा आप ले सकते हैं एंड यहां पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस लीजिए। तो ये 2 है, ओस्वाल्ड्स प्रोसेस हो गया और कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया। आयरन जो हम लेते हैं ये हैबर्स प्रोसेस हो गया। हैबर्स प्रोसेस किसके लिए है? अमोनिया के लिए। और V2O5 जो है इस प्लैटिनम का कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम का सब्स्टिट्यूट जो है V2O5 है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस के बारे में भी हमने देख लिया। अब इसका देखिए फोर्थ क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन इन ओस्वाल्ड्स प्रोसेस। मैंने आपको बताया है कि जो HNO3 है ओस्वाल्ड्स प्रोसेस में डायरेक्टली हमें 50 to 60% मिलता है। उसके बाद हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं तो 68% होता है। फिर उसके बाद जो है हम H2SO4 के साथ ट्रीट करके उसको हम निकालते हैं बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे जो है 98% ऐसा मिलता है। तो हमारा आंसर जो है डायरेक्टली कितना आएगा? 60%, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है ओस्वाल्ड्स प्रोसेस से इसको ले रहे हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट, अमोनिया एंड एयर आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द। अभी देखिए जैसे मान लिया हमने ले लिया अमोनिया एंड एयर, तो ये तो हमने लिया ना अमोनिया, और ये एयर से आ गया ये। तो अमोनिया एंड एयर आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय। अब यहाँ पे यदि O2 हमने लिया है और अमोनिया लिया है तो हमारा प्रोसेस हो गया सेकेंड ओस्वाल्ड्स प्रोसेस। यदि हमें सिर्फ एयर लेना होता और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक आर्क यूज करते तो होता बकलैंड आइट प्रोसेस। अमोनिया के केस में हैबस प्रोसेस, H2SO4 के केस में कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इस अमोनिया एंड एयर में ओस्वाल्ड्स प्रोसेस जहाँ पे प्लैटिनम हम कैटलिस्ट यूज करते हैं।
फिर देखिए 6th क्वेश्चन, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप, और इनका जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड जो ग्रुप है वो तो मेटल है, इसका ऑक्साइड होगा बेसिक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि फर्स्ट सेकंड ग्रुप इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे हैं, बेसिक। अब यदि मान लीजिए हम जाते हैं थर्ड ग्रुप में हम देखते हैं यदि B2O3 है तो एसिडिक, Al2O3 है तो ये हो जाएगा एम्फोटेरिक। लेकिन फिफ्थ ग्रुप में आप N2O5 लीजिए, P2O3 लीजिए, कुछ भी AS2O3, इन सब में जो है वाटर डिजॉल्व करने से बनता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, थोड़ा सा उससे जो है वीक यहाँ पे आ जाएगा फास्फोरस। तो यहाँ पे HNO3 बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें बताना है कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सा है वो नहीं पूछा गया। लेकिन N2O5 जो बनता है उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमारा आंसर है फोर्थ, फिफ्थ A ग्रुप। इस क्वेश्चन और आंसर का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड है, 5 हैं, और जिसमें 2 तो न्यूट्रल हैं। तो हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जो कि व्हेन जेड रिएक्ट्स विद P2O5, जब P2O5 के साथ जेड जो अननोन है जब वो रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनता है, और जब उस ऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो फिर से हमें जेड मिल जाता है। तो हमारे पास 3 ऑक्साइड बचे हुए हैं, एक N2O3, N2O4 एंड N2O5। आपको मालूम है कि N2O3 से जो HNO2 बनता है वो तो फ्री स्टेट में होता ही नहीं है। NO2 से 2 एसिड बनते हैं, तो सिर्फ हमारे पास एक ही बचा है N2O5। तो देखते हैं यदि हम Z को HNO3 लेते हैं, ये देखिए आंसर फर्स्ट का, यदि HNO3 है और Z रिएक्ट्स विद P2O5, इसके साथ ये P2O5 रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनेगा HPO3 प्लस यहाँ से आ जाएगा N2O5। ठीक है, अब यहाँ पे 4HNO3 ले लेते हैं, 4H, और यहाँ पे यदि 2 हम कर देते हैं तो नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये 1 है, ये 2, ये हो जाएगा 1। अब देखेंगे 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, 2 फास्फोरस, 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन टोटल है 3 2 6 एंड 5 11, 3 2 6 एंड 5 11 बैलेंस है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एसिड, पहले तो ऑक्साइड क्या हो गया हमारा, ये है X और ये जो है Z, तो Z इसमें पूछा गया है तो हमारा आंसर हो गया HNO3। आप सेकेंड ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 बाय बर्कलैंड-आइड प्रोसेस। HNO3 के लिए 2 मैन्युफैक्चर हमने पढ़ा है, एक है ओस्वाल्ड्स प्रोसेस जिसमें अमोनिया एंड एयर, जिसमें रिएक्शन NH3+O2 का होता है, और एक और प्रोसेस था बर्कलैंड-आइड प्रोसेस जिसे हम बर्कलैंड-आइड प्रोसेस भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस। अब याद कीजिए उसमें 2 शॉर्ट सर्किट हम करते थे इलेक्ट्रिक आर्क में, और यहाँ जो स्पार्क प्रोड्यूस होता था वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, 2000 से भी ज़्यादा टेम्परेचर, और यहाँ पे जो हमने एयर सप्लाई किया है उसका N2NO2 कंबाइंड होकर बनता है NO। फिर NO को ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेजते हैं, NO2 बनता है, फिर वहाँ पे वाटर के साथ एब्जॉर्ब होता है जहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर हम डालते हैं ताकि HNO3 बन जाए, तो वो बर्कलैंड-आइड प्रोसेस। तो यहाँ बर्कलैंड-आइड प्रोसेस में सिर्फ हम लेते हैं एयर। अब यहाँ पे देखिए इन द रिएक्शन 4HNO3 प्लस ये इस तरह से, अच्छा ये रिएक्शन तो सेम वही 7 वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे X क्या हो जाएगा, ये N2O5, बिल्कुल सेम उसी टाइप का रिएक्शन, फ्रेमिंग थोड़ा सा हटके है, ये इक्वेशन टाइप है, वो स्टेटमेंट टाइप है। फिर स्किन बिकम्स येलो इन द कंसंट्रेटेड HNO3। देखिए जब हम लैब में वर्क करते हैं तो टेस्ट ट्यूब को हम टच करते हैं, रिएजेंट बॉटल को टच करते हैं, उस रिएजेंट बॉटल में H2SO4 भी हो सकता है कंसंट्रेटेड और HNO3 भी कंसंट्रेटेड। तो ये 2 केसेस में हमारे हाथ के ऊपर क्या असर होता है, हमारे स्किन पे क्या असर होता है। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के कांटेक्ट में हमारी स्किन आता है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और वहाँ पे ये चैरिंग हो जाता है, ये जल जाता है हमारा हाथ और ये हो जाता है ब्लैक।
लेकिन जब कंसंट्रेटेड HNO3 हम यूज करते हैं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाते हैं ज़ैंथोप्रोटीन्स। तो हमारा जो है स्किन बिकम्स येलो। देखिए H2SO4 में बिल्कुल डार्क ब्लैक जैसा कलर हो जाएगा, और HNO3 के केस में हमारा ये जो फिंगर्स जो हैं वो हो जाएंगे येलो। तो ये इसका कारण क्या है? द प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ज़ैंथोप्रोटीन। तो हमारा आंसर है फर्स्ट। When zinc reacts with very dilute HNO3, अब यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शंस दिए हैं कि 3% हो तो क्या होगा, 6, 10, 20, 60%। जो कंसनट्रेटेड आप उसको 60% मान के चलिए, और 3 to 6% यदि लेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे वेरी डाइल्यूट। ये वेरी डाइल्यूट वर्ड यूज हुआ है, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो मैं देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है ये देखिए Zn प्लस यहाँ पे HNO3। अब ये 3 to 6% अब ये मान के चलिए, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि 4 टाइम्स हम ले लेते हैं, तो डायरेक्ट बैलेंसिंग हम करेंगे। ZnO3 टेकन ट्वाइस, और ये 4 टाइम्स हो जाता है, प्लस यहाँ से मिलता है हमें NH4NO3, और साथ में हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पे ये 10 होता है। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। 4 Zn बैलेंस है, नाइट्रोजन 10 है तो 2 4 8 एंड 2 10, हाइड्रोजन 10 है तो 4 एंड 6 10, ऑक्सीजन 30, तो 2 3 6 4 24 27, और ये 3 30। ये पूरा का पूरा ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? NH4NO3। ठीक है, वेरी डाइल्यूट HNO3 एसिड इट प्रोड्यूसेस NH4NO3। इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया से रिलेटेड। तो एक्वारेजिया इज, तो अब याद करने की कोशिश करते हैं कि एक्वारेजिया होता क्या है। तो एक्वारेजिया वो केमिकल है जिसके अंदर गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व हो जाता है, और गोल्ड एंड प्लैटिनम को हम कहते हैं नोबल मेटल। इनका एसिड बेस से इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो डिसॉल्व होता है। आपने देखा होगा कि जब गोल्ड स्मिथ के शॉप में जाते हैं और आपको गोल्ड को चेक करना है, तो एक स्टोन्स, ब्लैक स्टोन्स के ऊपर वो रब करते हैं और 2 केमिकल डालते हैं। वो केमिकल का प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि 1 पार्ट जो है HNO3 होता है और 3 पार्ट HCl होता है। यदि जो पार्ट डिसॉल्व हुआ तो HNO3 में भी डिसॉल्व हो जाएगा यदि कॉपर है तो, लेकिन यदि उसके अंदर गोल्ड है तो ये प्रोपोर्शन से ही डिसॉल्व होगा, नहीं तो वो HCl से भी मेटल जो उसके अंदर मिक्स किया गया है वो डिसॉल्व हो सकता है। तो देखते हैं एक्वारेजिया है क्या। तो यहाँ पे आंसर्स जो है, अब देखिए HNO3 और 3 पार्ट HCl होता है। क्वेश्चन नंबर है ये 12 के लिए। अब यहाँ से जो है नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस H2O एंड प्लस Cl ऐसा प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 3 and 1 4 है, ये कर देंगे हम, 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ये जो नेसेंट क्लोरीन है वही गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिसॉल्व करता है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया है क्या। तो 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3, 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl, 1:3। ये देखिए जो प्रोपोर्शन मेंटेन किया गया है। तो आपका आंसर हो गया 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विथ आयोडीन टू गिव। अब देखिए यहां से हमें मिलता है HiO3। तो इसका आंसर देखेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए HNO3 विल गिव H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब यदि मान लिए 2H हो, 2 नाइट्रोजन हो यहाँ पे, ये देखिए तो ऑक्सीजन 6 4 5 6 एक ही रहा, और यहाँ पे जब हम लेते हैं I2, अब यहाँ पे देखिए I2 हो गया, प्लस वाटर है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ से मिलता है हमें HiO3। तो ये 2H 2I और ऑक्सीजन 6, तो 1, तो यहाँ से हो जाएगा 5, तो 6। तो इसका मतलब ये 5 2 10, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 2 10 नाइट्रोजन, इसका 5O, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 10 HNO3, अब वाटर को एडजस्ट कर लेंगे, प्लस I2 गिव्स 2HiO3 प्लस बैलेंस इसको कर देंगे हम 4, यहाँ पे आ जाएगा H2O प्लस 10 NO2। तो पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन 10 है तो 2 and 8 10 हो गया, नाइट्रोजन 10, तो यहाँ पे देखिए 10, ऑक्सीजन 30,
3 2 जा 6 4 10 एंड 20 30 आयोडीन 2, ये बैलेंस हो गया। अब ये जो HiO3 है, इस HiO3 को ही हमने ऐसा लिख दिया है HOiO2। ये देखिए HOiO2, तो हमारा आंसर जो है HOiO2 मतलब HiO3, ये थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन को आप टिक कीजिए। फिर है 14, एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 टू कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स। ये तो हो गया नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो यहाँ पे 14th क्वेश्चन के लिए हम लेंगे, यहाँ पे देखिए HONO2 प्लस HSO4। अब ये 2 टाइम्स होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, और यहाँ से हमें मिलता है NO2 प्लस, यहाँ से HSO4 माइनस, और यहाँ से मिलेगा हमें H3O प्लस। तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 2, और ये देखिए यहाँ पे 4 हो गया, एक यहाँ पे 5, इसको भी हम 2 ले लेंगे, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, ऐसे न्यूट्रल हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यस, ये आपका आ गया NO2 प्लस। फिर ब्लास्टिंग ऑफ TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन, हमने लिया था टोलिन और उसका जो है रिएक्ट किया था कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर, जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर था, वहां पे हमें मिला था TNT। इस ट्राई नाइट्रोटोलिन को ट्रिगर करने के लिए उसके साथ मिक्स किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट। तो ये आपको याद रखना है, NH4NO3। उसके बाद है द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट HNO3 एंड कंसंट्रेटेड। अब यदि आप अब मैंने आपको इक्वेशन बताया 3%, 6%, 10, 20 ऐसा करके कई परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पे वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप याद कीजिए कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कौन सा ऑप्शन मैच करता है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ आपके पास सिर्फ NO2 होता है, नहीं है, ये है, तो आप इस पे चले जाइए। आपको मालूम है कि परसेंटेज कंसंट्रेशन डाइल्यूट में कुछ हो सकता है, लेकिन जब कंसंट्रेटेड है तो NO2, डाइल्यूट हुआ तो एक जगह N2O भी मिलता है। हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन H2S इज पास्ड इन कंसंट्रेटेड HNO3। अब देखिए वहां सल्फर तो मिलता ही है हमें, और वो जो सल्फर है वो कोलाइडल सल्फर होता है। तो यहां पे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 17। ये देखिए HNO3 प्लस H2S, तो यहाँ से H2O प्लस NO2 एंड प्लस सल्फर। अब देखते हैं बैलेंसिंग, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, इसको ऐसा कर देते हैं, 2 नाइट्रोजन है, तो अब बैलेंसिंग 6 ऑक्सीजन है, तो 2 and 4 6, एक सल्फर है। ये जो सल्फर है ये होता है कोलाइडल सल्फर। तो ये आपको याद रखना है, कोलाइडल सल्फर। देखिए जब बॉइलिंग सल्फर को आप पानी में डाल देते हैं तो वो हो जाता है प्लास्टिक सल्फर। तो यहां पे हमारा आंसर है फर्स्ट वन, कोलाइडल सल्फर। HNO3 के बेस्ड जो है 2 मैंने मैचिंग दिए हैं। फर्स्ट मैचिंग में 1 और मोर देन 1 हो सकता है मैचिंग, और यहां पे जो है 1 to 1 मैचिंग है। और ऐसे क्वेश्चन में जब PQRST ऐसे दिए हुए हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा ये 1 मैचिंग है, 1 to 1 है या 1 to many है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 है, जिंक का डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड भी है। अब देखिए कॉपर के केस में दोनों में ही कॉपर नाइट्रेट तो बनना है, इसका मतलब A और B दोनों में एक एस तो होना ही है। इसके अलावा देखते हैं क्या हो सकता है, तो ये कॉपर नाइट्रेट दोनों ही केस में आएगा। अब यदि डाइल्यूट है, जब डाइल्यूट होगा तो यहां पे क्या बनेगा, NO। कंसंट्रेटेड होगा तो क्या बनेगा, NO2। तो यहां पे पहला जो है डाइल्यूट की वजह से NO बना, तो आंसर हो गया P and S। अब यदि मान लिए यहां पे हम जा रहे हैं तो कंसंट्रेटेड में NO2 रहेगा और एक तो S रहेगा ही, तो यहां पे हो जाएगा Q and S। अब इसी तरह से जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 में आप HNO3 के केस पे याद कीजिए, कंसंट्रेटेड जो होता है वहां पे आप NO2 लीजिए, NO2 NH4NO3 वेरी वेरी डाइल्यूट में, और N2O ले लीजिए डाइल्यूट के अंदर। ये 3 चीजें आपको देखनी है। तो जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 हो गया, तो डाइल्यूट HNO3 तो क्या हो जाएगा R, और इसके बाद हमारे पास ये तो T रहेगा ही। यहां पे देखिए R हो गया ये,
TrN2O बन गया और TZnNO3 टेकन ट्वाइस। D के अंदर भी T तो बनना ही है, लेकिन जब कंसंट्रेटेड है तो NO2 बनेगा, तो यहां पे ये हो जाएगा QT। तो अब देखिए पहले में हो गया PS, सेकंड में QS, RT, इसके बाद फिर QT। अब आइए आप यहां पे, तो यहां पे एक चीज हमने देखा कि यदि आप ले रहे हैं HNO3, जिंक प्लस HNO3, तो आप इतना याद रखिए, वेरी डाइल्यूट यदि दिया हुआ है देन यू गो फॉर NH4NO3। डाइल्यूट दिया है N2O और कंसंट्रेटेड दिया है NO2। यदि वो 5 रिएक्शंस यदि परसेंटेज वाइज दिए तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन गो फॉर वेरी डाइल्यूट NH4NO3, डाइल्यूट N2O एंड कंसंट्रेटेड NO2। तो यहां पे देखिए जिंक में डाइल्यूट HNO3 था, इसलिए C के केस पे हम चले गए R, और कंसंट्रेटेड HNO3 है तो यहां पे हम चले गए Q के लिए। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HNO3। जब ये 2% होता है, जब 2% HNO3 है तो बिल्कुल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता ही है। इसका मतलब हमारे पास A का जो है हाइड्रोजन हो गया Q। अब आते हैं जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3। तो अब ये आपको रेफरेंस डाइल्यूट HNO3, इसमें जो है N2 आ जाएगा, तो हम जाएंगे आंसर R पे। टिन Sn प्लस डाइल्यूट HNO3। अब यहां पे देखिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये वेरी डाइल्यूट जो यहां पे है ये टिन के डाइल्यूट के साथ होता है, तो यहां पे ये जो NH4NO3 है वेरी डाइल्यूट तो केस हो गया HNO3 के केस में, लेकिन Sn के केस में NH4NO3 होता है, तो यहां पे हो जाएगा S। और जब लेड है HNO3 देगा तो यहां पे NO मिलता है, डाइल्यूट HNO3 से NO। तो इस तरह से QR, अच्छा NO का मतलब यहां पे हमें P लिखना पड़ेगा, तो यहां पे आपका आंसर हो गया P, QRSP। अब आपको यह देखना है कि एक जो पॉइंट आया Sn प्लस डाइल्यूट HNO3, यहां पे ये भी है NH4NO3, तो दो जगह आपको NH4NO3, यहां पे वेरी डाइल्यूट जिंक के केस में, यहां पे सिर्फ डाइल्यूट है तो भी चलता है। तो ये दो मैचिंग आप रखिए। नेक्स्ट मैं एक पैसेज क्वेश्चन ले रहा हूं, इनके जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन आप वीडियो के अंदर देख लीजिए, सारे बैलेंस्ड इक्वेशन दिए हुए हैं। और अब एक पैसेज क्वेश्चन जिसमें अननोन क्वांटिटीज दिए रहेंगे, लेकिन इस पैसेज के अंदर मैं 3 क्वेश्चंस भी दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना कंपाउंड्स के लिए इजी हो जाए। इस पैसेज क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शन के साथ और एक ही करेक्ट आंसर है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल्स, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, नॉन मेटल। अब देखिए क्वेश्चन का मेन ये है कि जब हम कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो मेटल के साथ जो प्रोडक्ट होता है तो वो 2 चीजों पे डिपेंड होता है, एक तो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, और मेटल भी कौन सा है। मतलब विथ एवरी डाइल्यूट HNO3 सारे प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होंगे, कंसंट्रेटेड के साथ भी नहीं होंगे। तो यहां पे हमारा दिया है कि 3:1 जो है वो एक्वारेजिया भी है, ये एक्वारेजिया के बारे में भी दिया हुआ है। और हमें ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला देखते हैं Zn प्लस X HNO3। देखिए वेरी डाइल्यूट है, तो वेरी डाइल्यूट में मैंने आपको बताया कि NH4NO3 बनता है। डाइल्यूट में आप N2O लीजिए, और इसके बाद जो है कंसंट्रेटेड है तो उसमें NO2 लीजिए। जिंक के केस में ये आपको कंसिडर करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे आंसर्स क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले है Zn प्लस HNO3, और यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो Zn NO3 टेकन ट्वाइस, यहां से बनेगा NH4NO3 और प्लस H2O। तो जब ये वेरी डाइल्यूट है, यहां पे वेरी डाइल्यूट है, तो आपको याद रखना है ये NH4NO3 बनता है। अब बैलेंसिंग में हम देखते हैं 4, 6, 10 नाइट्रोजन, तो 2 हो गया। अच्छा, इसको हम यदि 2 यहां पे है, 4 यहां पे हो जाएगा, और ऑक्सीजन देखेंगे 30 है, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो यहां पे X का वैल्यू कितना हो गया, HNO3 का कोफिशिएंट कितना है, ये 10 है। तो आपको आंसर लेना है 4th ऑप्शन, ये है 10। उसी तरह से देखिए अब यदि I2 भी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, ये देखिए ये वेरी डाइल्यूट था
और I2 रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कर रहा है, और कंसंट्रेटेड HNO3 में NO2 तो बनता ही है, और ये जो I2 है वो देता है HiO3। अब इसको देखते हैं कैसे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड HNO3। तो पहले हम पार्शियल इक्वेशन से ही ले लेते हैं, H2O प्लस NO2 प्लस O। तो यहाँ पे इस तरह से हम ले लेंगे, 2 4 1 5 6, ये बैलेंस है। अब इसके बाद I2, तो ये देखिए I2 प्लस H2O एंड प्लस O। तो देखिए पहले तो I2O5 बनेगा, और I2O5 बनने के बाद वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर भी दिया हुआ है और A भी दिया हुआ है। तो यदि मान ली हम लेते हैं I2O5, तो सबसे पहले हम पेंटाऑक्साइड बना लेंगे, उसके बाद ये H2O के साथ रिएक्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन एक साथ नहीं है, यहाँ पे आपको जो है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा I2O5। तो यहाँ पे I2O5 मतलब 5O चाहिए, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 5 10 5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा I2 प्लस 10 HNO3 गिव्स I2O5 प्लस 10 NO2 एंड प्लस 5 H2O। अब ये देखिए I2O5 को 5 H2O के साथ रिएक्ट नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पे वाटर हमारे पास नहीं होता। जब हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो अब ये I2O5 यदि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है HiO3। तो 2 हाइड्रोजन, ये इस तरह से बैलेंस हो जाता है। अब यदि मान ली हम इसको भी ऐड कर दें तो फाइनली क्या हो जाएगा, I2O5 प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम, 2 भाग में हमने ले लिया, वैसे एक बार भी ले सकते थे हम। तो ये हो जाएगा I2 प्लस 10 HNO3, और यहां से एक प्रोडक्ट हो गया 2 HiO3 प्लस वाटर जो है यहां से क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10 NO2 प्लस ये वाटर एडजस्ट किए तो 4 H2O। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे I2 और HNO3 कितना हो गया है, X का वैल्यू 10 है, A हमारे पास HiO3 है, 10 NO2 है और 4 H2O है। तो इस तरह से जो है, अब देखिए ये 10 HNO3 यदि आप I2O5 तक जाते तो भी था, और एक नेक्स्ट स्टेप यदि आप जा रहे हैं तो भी है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो गया 10। अच्छा, वहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ठीक है। अब प्लेटिनम प्लस HNO3 XHCl, और यहाँ पे ये देखिए ये जो पूरा का पूरा भाग है यही है एक्वा रेजिया। अब जब एक्वा रेजिया है तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लैटिनम का PtCl4। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो XHCl कितना होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे अब ले लेते हैं। तो पहले और दूसरे दोनों केस में हमें वैल्यू जो है 10 मिले हैं। अब थर्ड के अंदर देखते हैं, तो इसको हम पार्शियल इक्वेशन से बैलेंस करेंगे। पहले जो है एक्वा रेजिया को देखेंगे कैसा क्या होता है, HNO3 प्लस 3HCl, यहां से आपको बनेगा नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस H2O एंड प्लस 2Cl। अब ये देखिए ये बैलेंस्ड है, यदि हम इसको 2 कर दें तो ये बिल्कुल बैलेंस है। और 2Cl ये नेसेंट क्लोरीन है, क्लोरीन गैस नहीं है, नेसेंट क्लोरीन। अब क्या करेगा ये प्लैटिनम, ये 4Cl से कंबाइंड होके यहां बनाएगा PtCl4, और जो ये जो PtCl4 बना वो HCl के साथ कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट देगा PtCl4 प्लस 2HCl, ये मिलेगा H2PtCl6, ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये देखिए H2PtCl6। अब यहां पे जो है हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन तो फाइनली ऐड करने के बाद ही आएगा। तो ये देखिए अब हमें चाहिए 4Cl और यहाँ है 2Cl, तो सबसे पहले देखिए PtCl4 तो कैंसिल, लेकिन ये 4Cl तब कैंसिल होगा जब ये 4 होगा। इसका मतलब पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये देखिए 2, ये हो जाएगा अब 6, 2, अब ये हो जाएगा 4, अब ये भी हो गया 4। तो 4Cl जो प्रोड्यूस है और कंज्यूम खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए प्लैटिनम प्लस 2HNO3 और HCl देखिए 6 and 2, ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8HCl, और प्रोडक्ट क्या बनेगा
2NOCl जो यहाँ से बना है प्लस 4H2O एंड प्लस हो जाएगा H2PtCl6। तो यहाँ पे HCl जो है ये 8 मोल्स है, तो आपका आंसर हो गया 2। एक बार चेक कर लीजिए फाइनल। प्लैटिनम एक ही है, हाइड्रोजन 2 और 8 10 है, तो 8 + 2 10 हो गया। ऑक्सीजन जो है 6 है, 2 and 4 6, यस बैलेंस है ये। तो यहाँ पे HCl का जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे 8 है। तो इस तरह से इस पैसेज क्वेश्चन के अंदर बैलेंस्ड इक्वेशन करने के बाद ही कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं।